प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा था कि जब हम यूरेनियम का विखंडन करते हैं तो जो उसके फिशन यील्ड में हमने पाया कि आपके पास जो दो उत्पाद बनते हैं वो सममित नहीं होते हैं, वो द्रव्यमान में समान, उनकी द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। और साथ ही हमने जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल से व्याख्या की थी उसमें यूरेनियम के विखंडन की, तब हमने पाया था कि जो विखंडन है तो ये कैसा होता है, असम्मित होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो दो उत्पाद निकले वो सम्मित हों, दोनों के द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अपने आप यूरेनियम का विखंडन हो जाए बिना किसी प्रहार या न्यूट्रॉन का प्रहार कराए, और वो विखंडन कैसा हो, सम्मित हो। तो हम सम्मित स्वतः विखंडन की शर्त आज देखने जा रहे हैं कि क्या है। तो ये जो सन 1940 में फ्लोरोव और पित्राजोक ने पाया कि यूरेनियम के जो नाभिक हैं वो यूरेनियम 230 से लेकर 241 यानी जो भारी नाभिक हैं वो स्वतः विखंडित होते हैं। ऐसा उसने पाया कि जो भारी नाभिक हैं वो अगर स्वतः विखंडित होते हैं, तो अगर हम ये माने कि भारी नाभिक अपने से आधी द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में विखंडित हो जाए तो लगभग जो बंधन ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि जो आपके पास भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा है वो आपके पास कम है, और जो हल्के नाभिक है उनकी बंधन ऊर्जा अधिक है। तो लगभग अगर वो दो बराबर नाभिकों में विखंडित होता है तो उसकी जो उससे निकलने वाली जो बंधन ऊर्जा होगी उसमें 0.9 MeV की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं, अगर मान लो कि आपके पास एक नाभिक है जिसका कि द्रव्यमान संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु क्रमांक Z है, वो विघटित होता है दो नाभिकों में जिनकी द्रव्यमान संख्या A1 A2 और जो परमाणु क्रमांक है वो Z1 Z2 है। तो हम इस अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं कि X दो नाभिकों में टूटा है, X1 और X2 में। और स्वतः सम्मित विखंडन हम चूंकि मानने जा रहे हैं, इसलिए Z1 और Z2 बराबर हो जाएंगे, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, Z/2 के। और इसी तरह A1 और A2 बराबर हो जाएंगे, दोनों की द्रव्यमान संख्याएं भी बराबर हो जाएंगी, और वो कितने के बराबर होगी, A/2 के। यानी कि एक नाभिक जो है जिसकी द्रव्यमान संख्या Z है, जिसकी द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु क्रमांक Z है, वो दो बराबर नाभिकों में टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्याएं A/2 हैं और परमाणु क्रमांक Z/2 हैं। तो यहाँ से जो फिशन एनर्जी होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन दोनों जो हमारे पास नाभिक बन रहे हैं, जो अब कि मेरे पास, अब मैं इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि सम्मित विखंडन में अगर मैं इसको लिखूंगी इस अभिक्रिया को, तो ये बन जाएगा 2 of ZX डैश, इसको हम कह देते हैं X डैश A के बराबर। यानी दो नाभिक बनेंगे, एक ही द्रव्यमान संख्या और एक ही परमाणु क्रमांक के, यहाँ पर एक से टूटकर दो नाभिक बन जाएंगे। और यहाँ पर ये Z की बजाय मैं क्या लिखूंगी, Z/2, और A की बजाय मैं क्या लिखूंगी, A/2। क्यों, क्योंकि ये दो जो नाभिक बनेंगे अब उनकी द्रव्यमान संख्या इसकी आधी और परमाणु क्रमांक इनके आधे होंगे। तो यहाँ पे जो फिशन एनर्जी निकलेगी वो हम जानते हैं, आपके पास जब जो दो नाभिकों में विघटन होगा इस एक नाभिक का, तो जो बंधन ऊर्जा निकलेगी वो द्रव्यमान क्षति के बराबर होगी। तो द्रव्यमान क्षति इसमें हो जाएगी MaZ -2m A/2 Z/2 के बराबर। तो जो फिशन के लिए ऊर्जा चाहिए वो इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बंधन ऊर्जा से हम लिख सकते हैं कि उल्टा अगर हम करें तो बंधन ऊर्जा होगी कि दोनों नाभिकों की बंधन ऊर्जा -AZ की जो बंधन ऊर्जा है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब हम लगाते हैं अर्धमूलानुपाती सूत्र, क्योंकि बंधन ऊर्जा के लिए हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो अब हम वो लगाते हैं। तो जो नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या A है, परमाणु क्रमांक Z है, उसके लिए मुझे तो बंधन ऊर्जा मिलेगी, वो हो जाएगी AVA -AS A⁻²/3 ACZ² अपॉन A की पावर 1/3 AA -2Z का होल स्क्वायर अपॉन A। यहाँ आप ध्यान रखें कि हमने यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, सेकंड टर्म हमारे पास सम्मित ऊर्जा की टर्म है, तीसरी टर्म कूलाम ऊर्जा की टर्म है, चौथी टर्म आपके पास है असम्मित ऊर्जा की टर्म। यहाँ पर हमने पेयरिंग एनर्जी टर्म को नहीं माना है, जो कि हमने देखा था कि समसम नाभिक हो, विषम विषम नाभिक हो तो वो अलग अलग हो जाती है, उसको हमने यहाँ नगण्य मान लिया है। अब ये जब दो बराबर नाभिकों में टूटता है तो A/2 Z/2 नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होगी उसको हमने इसी फॉर्मूले में क्या किया है, A को A/2 से रिप्लेस कर दिया है और Z को Z/2 से रिप्लेस करके यहाँ हमने लिख दिया है। तो हमें क्या मिलता है, AVA की पावर AVA/2 AS A/2 की पावर 2/3 -AD Z की बजाय Z/2 का होल स्क्वायर और A की जगह A/2 की पावर 1/3 AA
a/2 माइनस 2 z की बजाय z/2 का होल स्क्वायर अपॉन a की जगह a/2। अब हम इसको दोनों को घटा देते हैं तो मुझे फिशन एनर्जी मिल जाएगी। तो फिशन एनर्जी जो मुझे मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को यहाँ पर मैंने ये जो, क्योंकि दो नाभिक बन रहे हैं इसलिए इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया है, और माइनस ये बी जेड ए है वो मैंने इसमें से घटा दिया है। और ये मान क्या होना चाहिए फिशन के लिए, स्वतः सममित विखंडन के लिए शर्त क्या है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जब हम इन सब टर्म को आपस में सॉल्व करते हैं तो मुझे ये दिखता है कि ये मैं 2 से गुणा करूंगी तो ये ए बी ए और यहाँ पे माइनस ए बी ए, तो ये टर्म कट जाएगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a/2/3 टर्म को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 है अपॉन 2/2 होगा तो मेरे पास मिल जाएगा ये -2⁻1/3। अब इसको मैं देखूँ तो ac² a⁻1/3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये बच जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर 2⁻1/3 ऊपर जा रहा है और 2⁻2 नीचे है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 2⁻−2/3 के बराबर। अब इन दोनों टर्म्स में मैं देखती हूँ कि ये दोनों टर्म्स अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो a/2 माइनस जेड, तो a/2 माइनस जेड को मैं सॉल्व करती हूँ, ये -2z बन जाएगा अपॉन 2। अब चूंकि इसके नीचे क्या है, a/2 है तो ये a कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस टर्म को, यहाँ इंटू 2 भी हो रहा है क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक टर्म 1/2 बचेगी, और ये 1/2 अगर मैं यहाँ बाहर देखूँ तो 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो यही टर्म सेम की सेम मुझे मिल जाएगी, इसलिए ये टर्म दोनों आपस में कट जाएंगी। तो मेरे पास फाइनली क्या है, स्वतः सममित विखंडन की शर्त क्या आई कि as a⁻2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2⁻1/3 प्लस ac z² अपॉन a⁻1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2⁻−2/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो ये बन जाता है, यहाँ पर आपके पास a को मैंने a⁻2/3 बाहर ले लिया तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन जाता है माइनस का 0.26 as, और इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो ये चूँकि मैंने a⁻2/3 बाहर ले लिया है तो यहाँ ये बन जाता है a, और ये इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाता है 0.37। तो यहाँ से आपके पास अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये जो टर्म है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 होती है तो मुझे मिलेगा z² अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 0.626 as डिवाइडेड बाय 0.37 ac, क्योंकि इसको इधर में लाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर आपके पास z² अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन मेरे पास क्या आ गया 0.26 as अपॉन 0.37 ac के बराबर मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो as का मान मुझे मालूम है क्या होता है, यहाँ पर ये यूनिफाइड यूनिट मास में है, हमने लिखी है यूनिफाइड मास यूनिट में यानी U। तो यहाँ पर as का मान है मेरे पास 0.019114 यूनिफाइड मास यूनिट, और AC का मान है मेरे पास आपके पास 0.0007626 यूनिफाइड मास यूनिट में। तो जब मैं ये दोनों मान यहाँ रख देती हूँ और गुणा भाग करती हूँ तो मुझे मिलता है z² अपॉन a बराबर किसके मिल जाता है, मुझे 17.6 के बराबर मिल जाता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब जो ये प्रतिबंध सेटिस्फाई हो रहा है ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 और z ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 के लिए संतुष्ट होता है। तो इसका मतलब केवल वही नाभिक स्वतः विखंडित हो सकते हैं जिनके लिए a का मान 90 से ज़्यादा, यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या a से 90 से ज़्यादा हो और जो परमाणु क्रमांक है वो 40 से ज़्यादा हो, जबकि ये सत्य नहीं पाया गया है। और ये भी हमने देखा है कि जो यूरेनियम 238 है जिसके लिए z² अपॉन 35.56 होता है कि 1 ग्राम के प्रति घंटा स्वतः विखंडन की जो अर्धायु है वो 10⁻16 वर्ष है, और जो यूरेनियम 235 है जिसके लिए z² अपॉन 36.02 है कि 1 ग्राम के प्रति घंटा स्वतः विखंडन की अर्धायु 2 × 10⁻17 वर्ष है, यानी कि स्वतः विखंडन की संभावना अगर हम देखें तो नगण्य है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 10⁻16 और यहाँ पर ये वर्ष आ रहे हैं 2⁻17 जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि इसके लिए z² अपॉन कितना है 35.56 है जो उससे बहुत अधिक है, फिर भी इसमें स्वतः विखंडन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूटा है, तो हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये जो विखंडन की शर्त है वो z² अपॉन a से 17.6 से बहुत अधिक होनी चाहिए,
तो इसके लिए हमने क्या माना कि इसका मतलब जो कूलाम रिपल्शन है प्रोटॉनों के मध्य नाभिक में जो स्थित है, वो उसके कारण जो विभव रोधिका बन रही है वो इस विखंडन प्रक्रिया को रोकती है। जो कि हमने जब हमने द्रव्यपूर्ण मॉडल से विखंडन की संभावना की बात की तो भी हमने देखा था कि अगर जो फिशन एनर्जी है वो कूलामिन एनर्जी से ज़्यादा होती है तभी विखंडन नाभिक का हो सकता है। तो इसीलिए हम अब इस अवधारणा को भी बीच में लाते हैं। तो अगर नाभिक दो सममित नाभिकों में टूटता है A/2 और Z/2 में, तो और आपके पास अगर ये सद्य स्पर्श कर रहे हैं दोनों नाभिक, उस स्थिति में जो कूलाम स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसका मान हो जाएगा कूलाम एनर्जी के फॉर्मूले से, स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले से, कि 1/4πε0 Ze/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r। क्योंकि हमने इन दोनों की रेडियस कितनी मानी है नाभिकों की, r मानी है, और ये किस स्थिति में है, सद्य स्पर्श की स्थिति में है, तो दोनों के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर ये 2r रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि Z² E² अपॉन 4πε0 ये बन जाएगा, ये 4 और ये 8, जो 2 से गुणा करेंगे तो ये 8r बन जाएगा। और हम ये पहले भी देख चुके हैं कि r का मान क्या है, r0 e की पावर 1/3 के बराबर होता है, और r0 का मान होता है 1.2 × 10⁻15 मीटर के बराबर, और 1/4πε0 मुझे मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर का कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 MeV एनर्जी में जानती हूँ 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान मुझे मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान भी मुझे मालूम है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो ये सारे कांस्टेंट को मैं यहाँ रख देती हूँ, यानी कि यहाँ रखा तो मुझे क्या मिल गया, 9 × 10⁹, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, ये 1/4πε0 का मान हमने यहाँ रखा अपॉन 8, और यहाँ पे बन गया 1.2, क्योंकि r का मान r0 e की पावर 1/3 है, तो r0 का मान हमने रख दिया है कि 8 × r0 का मान कितना हो गया है, 1.2 × 10⁻15, यहाँ से Z² और यहाँ से r है, तो r का मान चूंकि मैं r0 e की पावर 1/3 के रूप में रख चुकी हूँ, r0 का मान मैं रख चुकी हूँ, इसलिए यहाँ बच गया a की पावर 1/3। तो इस सब को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.15 Z² अपॉन a की पावर 1/3 MeV में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, MeV में जब मैं इसको रखना चाहूँगी तो इसको डिवाइड भी करूँगी कितने से, 1, क्योंकि ये जो मान मेरे पास आएगा वो जूल में आएगा, और जो जूल में मुझे मान आएगा उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ MeV में, यानी उसको डिवाइड कर दूंगी 1.6 × 10⁻13 से। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, चूंकि प्रतिकर्षण बल है इसलिए AC कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो स्थिति ऊर्जा प्रतिकर्षण बलों की स्थिति में क्या होती है, धनात्मक होती है, और आकर्षण बल होने से ऋणात्मक होती है। चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल रखना है, इसलिए कूलाम्बिन एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए जो मेरे पास अब कंडीशन आएगी स्वतः सममित विखंडन की, वो क्या हो जाएगी, EC - EF शुड बी ग्रेटर देन, EC - EF शुड बी लेस देन 0। अब EC - EF का जो मान है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो EC शुड बी लेस देन EF, यानी कूलाम बैरियर को क्रॉस करने लायक नाभिक के पास एनर्जी होगी तो ही विखंडन होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब उत्तेजन ऊर्जाओं के मान कूलाम्बियन बलों को पार करने वाली जो ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा है, उससे अधिक होते हैं तो ही नाभिक का विखंडन होता है। और यही शर्त हमने यहाँ रखी है कि EC - EF शुड बी लेस देन 0, या फिर इसका विपरीत भी मैं कह सकती हूँ कि EF - AC शुड बी ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। तो यहाँ से EC - EF का मैं मान निकालती हूँ, तो EC का मान मैं निकाल चुकी हूँ 0.15 Z² अपॉन A/3, और EF का मान हम पहले निकाल चुके हैं कि 0.37 AC Z² अपॉन a की पावर 1/3 माइनस 0.26 AS a की पावर 2/3। ये दोनों मान हमने रख दिए और EC - EF का मान निकाल दिया है। अब चूंकि मैंने EC का मान MeV में निकाला है, इसलिए अब AC और AS कॉन्स्टेंट्स को भी मैं MeV में रख देती हूँ, और रख के जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है EC - EF इजिकल टू 3.38 a की पावर 2/3 माइनस 0.07 Z² a की पावर 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, और सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है EC - EF का मान लेस देन 0, यानी कि यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो Z² अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 3.38 अपॉन 0.07। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अब ये मान हो जाएगा ग्रेटर देन 50 के बराबर। तो इसका मतलब वो नाभिक स्थायी होंगे जिनके लिए Z² अपॉन a का मान क्या है, 50 से कम है, और जिनके लिए Z² अपॉन a 50 से ज़्यादा है उनका स्वतः
विखंडन हो जाना चाहिए। अब यूरेनियम का मान अगर मैं देखती हूँ तो उसका मान Z² के लिए हमने देखा है 36 है, जो कि 50 से बहुत कम है, इसलिए इसका स्वतः विखंडन होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वतः विखंडन के लिए ज़रूरी है कि Z²A का मान 50 से अधिक हो, जबकि यूरेनियम के लिए कितना है 36 है, इसलिए हमें उस पर न्यूट्रॉनों का प्रहार कराना पड़ता है। यूरेनियम 235 होता है तो हम तापीय न्यूट्रॉनों का प्रहार कराते हैं, और अगर यूरेनियम 235 होता है तो हमें और अधिक ऊर्जा के तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो स्वतः विखंडन की जो आपके पास कंडीशन है वो मुझे क्या मिली है, Z²A की जो Z²A है उसका मान 50 से अधिक होना चाहिए, और जबकि वास्तव में जो ये सीमा पाई गई है इसी के ही करीब पाई गई है, और वो है 47.8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे नाभिक जिनके लिए Z²A का मान 50 से अधिक है उन्हीं का ही स्वतः विखंडन हो सकता है। और ये हमने किस आधार पर निकाली है, सममित विखंडन मानते हुए निकाला, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे आसान है कैलकुलेट करने में। और दूसरी चीज़ हमने किसको आधार माना है कि आपके पास कि नाभिक के पास अगर कूलाम्ब बल से कूलाम्बिन प्रतिकर्षण ऊर्जा को पार करने लायक ऊर्जा है तब उसका स्वतः विखंडन होता है, अन्यथा नहीं होता है। यही बात हम यहाँ भी देख रहे हैं, और यही बात हमने द्रव्यबुन मॉडल से जब व्याख्या की थी नाभिकीय विखंडन की तब भी हमने ये बात देखी थी। धन्यवाद।